अब देखेंगे हम प्रश्नावली 11.2 के लिए पहले बेसिक समझते हैं, बेसिक के बाद में फिर प्रश्नावली देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, लेकिन आसान तब रहेगी जब आपको उसका बेसिक मालूम होना चाहिए। बेसिक मतलब किस चीज़ को क्या बोला जाता है। हालांकि हमने व्रत से संबंधित, स्पर्श रेखाओं से संबंधित रचनाएं करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, और व्रत चैप्टर में हमने ये सारी बातें पढ़ ली। अगर मान लिया जाए कि आपने नहीं भी पढ़ा या आपको नहीं भी मालूम, तो अभी हम यहाँ बेसिक में कवर कर रहे हैं उस बात को। तो इस आधार पर जितनी बातें हम डिस्कशन करेंगे, ये सारी बातें मालूम रहेगी, तो आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज सारी अभी बन जाएगी, ये मान के चलिए आप। सबसे पहले तो किसी व्रत पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। मेरे ख्याल से आपको व्रत कैसे होता है ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सभी लोग जानते हैं कि व्रत होता क्या है। पहली बात तो यहाँ पर जो व्रत दिया जाएगा ना, तो व्रत की कुछ न कुछ त्रिज्या दी जाएगी। दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। आपको बोला जा सकता है कोई व्रत है, कभी बोला जा सकता है कि व्रत की त्रिज्या इतनी है। तो व्रत की त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो एक स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से मान लिया जाए कि आपको बोला जाए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत है। देखिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर का प्रकार फैलाएंगे और उतने त्रिज्या का हम क्या कर देंगे, व्रत खींच देंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हमें स्पेशल बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींचिए। पहली बात तो व्रत का आपको केंद्र मालूम है, और यदि मान लिया जाए आपको व्रत का केंद्र नहीं मालूम, तो व्रत का केंद्र भी कैसे पता कर सकते हैं, ये भी बात हम यहाँ पर समझ लेते। देखिए ये व्रत है, हमें नहीं मालूम कि इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक व्रत दिया गया, उसका केंद्र पता करिए। तो पता कैसे कर सकते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है ये। देखिए, और नहीं भी पढ़ा तो आप याद रखिए, अगर मान लिया जाए कोई व्रत है, अच्छा व्रत जब दिया हुआ है तो उसका केंद्र क्यों नहीं मालूम भाई, व्रत तो आपने ही बनाया ना, तो उसका केंद्र भी मालूम होगा। कई बार ये बोला जाता है कि एक क्या करिए, आप चूड़ी लीजिए, बेंगल, क्या लीजिए, चूड़ी, और चूड़ी की सहायता से एक व्रत बनाइए। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने एक चूड़ी की सहायता से या इस प्रकार की रिंग की सहायता से आसपास इस प्रकार से आपने खींच के एक व्रत बना लिया। अब केंद्र थोड़ी मालूम है आपको, क्योंकि चूड़ी से बनाया ना आपने, प्रकार की सहायता से नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में व्रत का केंद्र पता करने का तरीका देखिए आप, और इस तरीके को याद रखना। आपको क्या करना है, इसमें 2 जीवाएं खींचना है। जीवा किसको बोलते हैं, कॉर्ड जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जीवा। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में कोई व्रत है, देखिए फिर से और एक बार, एक व्रत है और व्रत के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दो आप, यहाँ पर मिला दो, या तो यहाँ पर मिला दो, या यहाँ मिला दो, या यहाँ मिला दो। व्रत पर कोई भी 2 बिंदु है ना, 2 बिंदुओं को मिला दो, लेकिन बस व्रत पर होना चाहिए दोनों बिंदु। तो इसको क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है। आपको क्या करना है, 2 जीवा बनाना है। कहाँ पर बनाना है, कहीं पर भी बना दो, आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ पर बनाओ। बस याद रहे कि ये दोनों जीवाएं कैसी होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये बात याद रखना कि हम क्या जानना चाह रहे हैं अभी, कि इस व्रत का केंद्र कहाँ पर है। आपको समांतर दिखाई दे रही ना दोनों जीवाएं, ऐसी समांतर नहीं होना चाहिए। तो कैसी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, असमांतर होना चाहिए। कहीं पर भी बना लो, छोटी बड़ी रहे कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, कहीं पर भी बना दो, मतलब एकदम समांतर पैरेलल नहीं होना चाहिए दोनों जीवा है, ठीक है। इतना काम कर लिया। इसके नाम भी देना चाहे तो नाम दे सकते हैं, ए बी। इस जीवा का नाम क्या है, ए बी है। इस जीवा का नाम क्या है, सी डी है। क्लियर। अब इन जीवाओं को लंब समद्विभाजित करना है। कैसा करना है, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित का मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास में एक रेखाखंड है, इसके बराबरी के 2 टुकड़े करना है आपको, बराबरी के 2 टुकड़े करना है। कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि स्केल लेंगे, पूरी रेखा को नाप लेंगे और उसका आधा कर देंगे। स्केल की सहायता से नहीं करना है। क्यों, क्योंकि रचनाओं में क्या होता है, कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पर स्केल नहीं चलती है, और दूसरी बात स्केल की सहायता से उतना परफेक्ट नहीं होता है।
क्योंकि जब दशमलव वाली संख्या आ जाती है तो स्केल की सहायता से इतना एक्यूरेट आपका डायग्राम नहीं बनता है। तो आपको जो समद्विभाजित करना है वो प्रकार की सहायता से करना है। किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से। देखिए याद रखना, कई जगह आपको समद्विभाजित करने की जरूरत पड़ेगी। तो समद्विभाजित करने का तरीका क्या रहेगा कि प्रकार को इस भुजा के आधे, ये इतनी लंबी है ना, आधा इतना है लगभग, आधे से ज़्यादा फैलाओ। आधे से ज़्यादा कितना फैलाएंगे? तो कितना भी, एक आधे से ज़्यादा फैला दो, पूरे की अपेक्षा कम होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, नाप तोल करने की जरूरत नहीं कि आधे से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, एक लगभग आपको आधे से ज़्यादा फैलाना है। ठीक है, मैंने फैला दिया। पहले सिरे पर ये नोक रखना है, पेंसिल की सहायता से आपको इस प्रकार से चाप काटना है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, दोनों इधर काटना है चाप। और फिर दूसरी ओर रखना है प्रकार को। देखिए बी बिंदु पर रखा और इधर से भी चाप काटना है। ये देखिए एक चाप काट दिया और ऊपर से भी चाप काट दिया। लेकिन याद रहे प्रकार हिलना नहीं चाहिए, यानी कि उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। एक बार जो नाप ले लिया आपने, आधे से ज़्यादा फैला दिया, अब चारों जो चाप बनाई आपने उसी माप की बनाना है। जब चारों माप बन गई तो आपको क्या करना है, इन चारों मापों को जो कटान बिंदु है इनको दोनों को क्या करना है, इस प्रकार से मिला देना है। समझ में आई बात? स्केल की सहायता से मिलाएंगे हम। स्केल की सहायता से इस प्रकार से डैश डैश से मिला सकते हैं आप। इतनी बात समझ में आ गई? इधर कटान बिंदु और इधर कटान बिंदु, जो भी कटान बिंदु रहेगा उनको दोनों को मिला दो। अब इस रेखा खंड ने इसको जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। आई बात समझ में? लंब समद्विभाजित क्या बोला जाता है? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मैंने अलग अलग लिखा, वैसे नाम एक ही होता है। ये दोनों को चारों नामों को एक साथ मिला दो तो नाम एक ही होता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, सम का मतलब होता है बराबर, बराबर, और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है भाग। देखिए ना, दो बराबर के भाग हो गए ना, एक भाग और ये दो बराबर भाग। और 90 अंश मतलब लंब। लंब का मतलब ये हुआ कि ये यहां पर 90 अंश का कोण बनता है। यहीं पर इसकी जरूरत नहीं है, चाहे कई डायग्राम में आपको लंब समद्विभाजक की जरूरत पड़ती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लंब समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब देखिए हमने जिस प्रकार से इसको लंब समद्विभाजक किया, उसी प्रकार से इस जीवा को भी लंब समद्विभाजक करना है। इस जीवा को भी क्या करना है, लंब समद्विभाजक करना है। क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा फैलाओ, आधे से ज़्यादा प्रकार फैलाओ, एक चाप नीचे की ओर काटो, वही वाला काम जैसा उधर के लिए किया था, और एक चाप ऊपर की ओर काटो, काट दिया। दूसरी ओर रखो प्रकार को, एक चाप इधर की ओर काटो, ये देखिए इधर की ओर काटा, और एक चाप नीचे की ओर काट दिया। हमारे साथ समस्या ये आई कि ये वाले चाप ने और ये वाले चाप ने प्रतिच्छेद नहीं किया, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया। तो फिर से ले जाओ उसको वहाँ पर, ठीक है, फिर से उसको वहाँ पर ले जाओ और फिर से चाप को थोड़ा सा लंबा कर दो, चाप को थोड़ा सा लंबा कर दो, ताकि प्रतिच्छेद हो जाए, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद हो जाए। प्रतिच्छेद करने के बाद दोनों को मिला दो, जो काम पहले किया था वही काम फिर से करना है। देखिए दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, इस प्रकार से दोनों को मिला देंगे। एग्जैक्ट बिल्कुल इस प्रकार से कटान बिंदु को मिला देना है। ये इस समद्विभाजक ने और इस समद्विभाजक ने जहां पर प्रतिच्छेद किया, कहां पर प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। कहां पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। बस ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो इसका केंद्र होगा वृत्त का। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, सामान्यतः इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है, तो इसलिए ओ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास में कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र नहीं मालूम, तो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। आप इस बात को नोट कर लो और इसका नोट भी लिख लेना,
कि हमें क्या करना है, किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए, जिसका केंद्र नहीं मालूम, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किया जाता है? दो जीवाएं खींचेंगे, दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक बनाएंगे और लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसने और इसने जहां पर प्रतिच्छेद किया वो क्या होगा? वृत्त का केंद्र। आप चाहो तो इसको चेक भी कर लो, वास्तव में वृत्त का केंद्र है या नहीं है। मैंने क्या किया, ये यहाँ पर केंद्र पर प्रकार इस प्रकार से नोक रखी, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने इतना प्रकार फैलाया। आप देखिए, देखिए इसी के ऊपर से जा रहा है बराबर, इसका मतलब सही है, मतलब फिर से वही से बनाना, इसका मतलब वृत्त का केंद्र ये सही है। चलिए दूसरी बात ये हो गया, इसको नोट कर लिया आपने। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये बेहद जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्या बोला? किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक वृत्त है, ध्यान देना, इधर किसी भी माप का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक वृत्त है और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको, और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि समझने में आसानी जाए। देखना, मैं क्या करता हूं, तीन वृत्त बनाता हूं। पहली बात तो एक वृत्त बन गया, दूसरा वृत्त बन गया और तीसरा वृत्त बन गया। स्पर्श रेखा किसको बोला जाता है? पहले इस बात को अच्छे से समझ लेना। वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का केंद्र है। हमारे पास में तीन स्थितियां है। क्या बनाना है? स्पर्श रेखा बनाना है। यदि मान लिया जाए, स्पर्श रेखा का मतलब यह है कि ऐसा रेखाखंड जो क्या करता है, वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से देखना, ये रेखा है, इस वृत्त को क्या केवल एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए, तो इस रेखा को क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा बोला जाएगा। बात क्लियर है ना भाई? वृत्त है, वृत्त को स्पर्श, नाम ही तो स्पष्ट है ना, स्पर्श, टेंजेंट बोलते इसको। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। देखिए ये बन गई स्पर्श रेखा, इस रेखा को बोला जाता है स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है, स्पर्श बिंदु। ये बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम रचना करेंगे ना, तब इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्श बिंदु मतलब किसको बोला जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। और ये क्या हो गई, ये जो पूरी रेखा है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए हमारे पास में तीन स्थितियां है। जब बिंदु कहां पर है? वृत्त पर है। बिंदु कहां पर है? वृत्त पर है, वृत्त पर स्थित है। ये सारी बातें हमने वृत्त में पढ़ा था, स्थित है। अच्छा, ये भी तो चीज हो सकती है कि जो बिंदु दिया हुआ है, जब जो इस बिंदु है कहां पर है? वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर। देखिए मेरे पास में यहां पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से होते हुए कोई स्पर्श रेखा बनाना है हमें, तो बना के देखता हूं, मैं बना के देखता हूं कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे बनेगी। मुझे एक बात बताइए कि ये बिंदु जो है, इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा बनाई, ये स्पर्श रेखा है या नहीं है? स्पर्श कर रही क्या? अरे एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए, ये तो दो बिंदु पर स्पर्श कर रही ना, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है, देखिए यहां पर और यहां पर स्पर्श कर रही है, दो बिंदु पर, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जा सकता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कोई रेखा है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा को सेकंड भी बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। देखिए वृत्त को कहीं पर स्पर्श कर रही है क्या? नहीं कर रही है, तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी। देखिए ये क्या है, ये सारी बातें हम पढ़ भी चुके हैं और आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसके रचना के पद लिखेंगे तब ये सारी भाषाएं हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब रचना के पद लिखा जाता तो ये फिर बच्चों को पता नहीं रहता कि स्पर्श बिंदु किसको बोला जाता। हमने वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा था लेकिन भूल गए, ठीक है, ये चीज़ नहीं आना चाहिए। तो बात क्लियर हो गई। स्पर्श रेखा तभी बोलेंगे जब केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती। देखना मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखता हूं। देखिए अब कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है? 2 बिंदु पर। अब अभी भी 2 बिंदु पर, अब अभी भी 2 बिंदु पर। देखिए अभी भी 2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है, अभी भी 2 बिंदु पर, मतलब प्रतिच्छेदी है ना। अभी स्पर्श है क्या? नहीं, अभी भी प्रतिच्छेदी है, अभी भी प्रतिच्छेदी है, अभी भी प्रतिच्छेदी है। केवल एक ही स्थिति ऐसी आएगी कि वो स्पर्श रेखा बनेगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मतलब वृत्त पर कोई अगर बिंदु स्थित है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। और वृत्त के अंदर अगर स्थित है कोई बिंदु तो ये वृत्त के अंदर स्थित है। देखिए अभी प्रतिच्छेदी है, अभी प्रतिच्छेदी है, अभी भी प्रतिच्छेदी, 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 अरे पूरा घुमा के देख लो, एक बिंदु पर कभी स्पर्श नहीं करेंगी, 2 ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए नजर आ रही होगी आपको। आ गई बात समझ में? तो क्या है, 2 बिंदु पर ही स्पर्श करेगी अगर अंदर, तो यानी हम बोल सकते हैं कि इस स्थिति में एक भी स्पर्श रेखा नहीं बन सकती, इस स्थिति में एक स्पर्श रेखा बन सकती है। लेकिन हमें जो रचना करना है आगे इस चैप्टर में प्रश्नावली में पढ़ना है वो ये पढ़ना है। कैसा? जो बिंदु रहेगा वो कहां पर रहेगा? बाहर की ओर स्थित रहेगा। मान लिया जाए बिंदु P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको, इसलिए मैं P से प्रदर्शित करता हूं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब बिंदु कहां पर स्थित है? बाहर की ओर स्थित है। अब कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी ये बात देखते हैं हम। यहां पर देखना कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी, इस बात को देखते हैं हम। अब मान लिया जाए कि हमारे पास में P कहां पर है? यहां पर है। कैसे? बाहर की ओर स्थित है, वृत्त के अंदर नहीं है। कहां पर स्थित है? बाहर की ओर स्थित है। चलिए मैं इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करता हूं, एक स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए कहां से? इस बिंदु से, P से मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा। इधर वाली लाइन छोड़ दीजिए आप, तो हमें तो इधर से मतलब है। मुझे एक बात बताइए कि ये स्पर्श कर रही क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं कर रही है। कर रही क्या स्पर्श? अभी भी नहीं कर रही है। अब कर रही क्या? क्यों? अब स्पर्श कर रही क्या? हाँ, स्थिति क्या बन रही है? स्पर्श रेखा बन गई। कर रही ना, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही। और बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिए, अब बन रही क्या स्पर्श? अब तो छेदक बन गई, आर पार निकल गई। अभी भी छेदक है, अभी भी छेदक है, अभी भी छेदक है। देखिए उस पर नजर रखना। हाँ, ये यहाँ पर स्पर्श रेखा बन रही है। देखिए ये यहाँ पर एक बार, हाँ यहाँ पर, मतलब एक स्पर्श रेखा इधर बन गई थी और एक स्पर्श रेखा इधर बन गई। तो क्या बात सीखे अभी तक हम? पहली बात, वृत्त की 3 स्थितियां मैंने बनाई है। जब वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु से होकर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। कोई बिंदु वृत्त पर हो, वृत्त के ऊपर, अरे अनंत स्पर्श रेखा, यहां पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। लेकिन एक विशेष, यहां पर अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से होते हुए केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती, वृत्त के ऊपर अगर बिंदु है तो। और वृत्त के बाहर बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, 2 से ज्यादा नहीं खींची जा सकती। ये क्या बाहर है? बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु। आ गई बात समझ में? तो 3 स्थितियों में से हमें जो रचनाएं करना है वो इस स्थिति की है। ठीक, चलिए अब इसको नोट कर लेना भाई, हटाने से पहले आप नोट कर लेना। यहां पर लिखना, जब वृत्त के अंदर स्थित है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बन सकती है। वृत्त पर स्थित है कोई बिंदु तो एक स्पर्श रेखा बन सकती है, और वृत्त के बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इतनी बात हो गई। अब देखना,
जो महत्वपूर्ण है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, इस बात को समझ लो आप। मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या एक वृत्त है। देखिए, एक वृत्त बना देता हूं मैंने, ठीक है। एक वृत्त है हमारे पास, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा आपको। वृत्त का ये केंद्र है, और केंद्र को सामान्यतः O से प्रदर्शित किया जाता है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है या T है या S है, या कोई भी बिंदु का नाम कोई भी हो सकता है। अब इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाइए। अब देखना, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करता हूं। यहां से ये मैंने बना दी स्पर्श रेखा। होता क्या है कि वृत्त की भी जो वृत्त बना हुआ उसकी भी कुछ न कुछ मोटाई है, इस रेखा की भी कुछ न कुछ मोटाई है। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पर ये नहीं बता पा रहे कि ये वाला जो है वो यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है, या यहाँ मिल रहा है, या यहाँ मिल रहा है, या यहाँ मिल रहा है। समझ गए? जो स्पर्श कर रहा ना, वो एग्जैक्ट बिंदु कहाँ पर है, वो ये देखिए, बड़े बड़े पास पास में बिंदु बन सकते हैं यहाँ पर। वो ये वाला है कि 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 ये वाला है। एक्यूरेट बनाना है हमें, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही होना चाहिए वो। तो हम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे कि ये वास्तव में जो बिंदु है, ये बिंदु ये यहाँ पर है कि यहाँ है कि यहाँ है। समझ में आ रही है बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हम। तो फिर इसके लिए हमें रचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी कि ताकि डायग्राम हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बने। इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखाएं बनाना है 2। तो उसके लिए करना क्या है, सारे क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है। क्या करना है? जो बाह्य बिंदु है ना आपका, और जो इसका वृत्त का केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र है, दोनों को क्या करो, मिला दो। एक रेखाखंड खींच लो, एक रेखाखंड खींच लो। हमें क्या करना है, दोनों को एक रेखाखंड से मिला देना है सारे क्वेश्चन में। मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन में आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेगा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। आपको क्या करना है, दोनों को मिला देना है। मिला दिया, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, इस रेखाखंड के क्या करना है, लंब समद्विभाजक बनाना है। 2 टुकड़े करना है, बराबरी के 2 टुकड़े करना है। और लंब समद्विभाजक का आपको तरीका मालूम है? कैसे कैसे तरीका मालूम है कि भाई आधे से ज़्यादा इसको, भाई ये वाली रेखाखंड है ना, ये वाला, इसके बराबरी के 2 टुकड़े करना है। तो आपको क्या करना है, आधे से ज़्यादा प्रकार को फैलाना है। फैला दिया, ऊपर की ओर चाप काटना है। अब हिलाना नहीं है इसको, एक बार फैला दिया तो उतना ही रहेगा ये, ठीक है, उतना ही रहेगा। ऊपर की ओर चाप काटा, नीचे की ओर चाप काटा, दूसरी ओर रखा, नीचे की ओर चाप काटा, ऊपर की ओर चाप काटा, और दोनों के जो कटान बिंदु है, दोनों के कटान बिंदु को स्केल की सहायता से आपने मिला दिया। स्केल की सहायता से दोनों को क्या कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाना है। स्केल की सहायता से क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया। डैश डैश से मिला दो, ठीक है, मिला दिया। चलिए ठीक है। अब जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, उसका नाम आप चाहो तो ओ डैश दे दो, कुछ भी नाम दे दो। मैंने ओ डैश नाम दे दिया। ओ डैश क्यों दिया भाई, वो इसका नाम दिया तो इसका भी नाम वो तो दे नहीं सकते, तो डैश लगा दिया मैंने, ठीक है ना। कुछ भी ABCDPQR जो नाम देना है वो दे दो। चलिए ठीक है। अब देखना, प्रकार को जहां पर कटान बिंदु है ना, वहां पर ये नोक रखना है आपको, और जो पेंसिल है, पेंसिल के बराबर इसको फैलाना है। इतना, इतनी त्रिज्या का। इतना फैलाओ कि इतना फैलाओ, अरे इतना फैलाओ कि इतना फैलाओ, अरे कितना भी फैलाओ, दोनों तो बराबर है, क्योंकि इसका, इस दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु तो ये है, तो दोनों बराबर है, कितना भी फैला दो। और एक वृत्त खींच देना है।
क्या खींचना है आपको? एक वृत्त खींचना है। देखिए इस प्रकार से क्या करना है, एक वृत्त खींच दिया हमने। लाल कलर से क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि ये वाला जो वृत्त था इस पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है। ये वाला, ये तो रचनाएं है, ये वाला बिंदु पता करने के लिए। जो बिंदु था ना, कौन सा, जो मैंने बोला था ना कि कहाँ पर स्पर्श करेगा, वो वाले बिंदु यहाँ पर मिल गए। अगर मान लिया जाए कि ये बिंदु T है, कुछ भी नाम दे सकते, तो इसका नाम P और Q नाम दे देता हूँ, P और Q नाम दे देता हूँ। क्लियर? अब T को P से भी मिला दो और Q से भी मिला दो, T को P से भी मिला दो और T को Q से भी मिला दो। T को, इसको क्या करते हैं हम, ये हमारी फाइनल ये है ना, तो इसको मैं कलर वही वाला रख रहा हूँ, ग्रीन वाला। T को Q से भी मिला दो, देखिए, और इसको भी उससे मिला दो। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये है स्पर्श रेखा है। कौन सी? टी पी तथा कौन सी? टी क्यू। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखाएं होगी। बात क्लियर है क्या? तो फिर इतनी अरे भाई ये केवल एक रेखा खींचने के लिए इतनी माथापच्ची क्यों कि इसके समद्विभाजक करना, अरे व्रत करना। सिर्फ इसका काम केवल इतना है कि ये वाला बिंदु पता करना, ये दो बिंदु पता करना। इसी के लिए आपने ये व्रत भी खींचा, इसको समद्विभाजित भी किया, अरे सारे काम किए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, इसके गुण मालूम होना चाहिए। कैसे गुण मालूम होना चाहिए? देखिए, बाह्य बिंदु T से ये Q तक की जो दूरी होती है ना, ये वाली, अरे स्पर्श रेखा तो इधर अनंत तक जा सकती है ना, ये तो स्पर्श रेखा है। लेकिन यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है Q तक की, जहां पर स्पर्श करता है, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई जहां पर स्पर्श करता है, इसको बोला जाता है स्पर्श रेखाओं की लंबाई बोला जाता है। देखिए, रेखाखंड कौन सा? TP तथा कौन? TQ की लंबाई को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। रेखा की लंबाई कहते हैं। देखिए, बात क्या है कि बेसिक छोटा सा है इसका, लेकिन हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन डिस्टर्ब न हो। कहने का मतलब, इतनी बातें पढ़ने के बाद में आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसको याद रखना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को बोला जाता है, लंबाई तो ढेर है इसकी, अनंत है, तीर का चिन्ह लगा, इधर कितनी भी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट है यहाँ तक की। P और Q, P तथा Q को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु। अरे जिसको टच कर रहा है उसी को बोलेंगे ना स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसलिए हम ये सारी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी शब्दावली जब हम रचनाओं के पद लिखेंगे वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु बोला जाता है। और देखिए, अगर बाह्य बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाली लंबाई कौन सी? T से लेके P तक की लंबाई और T से लेके Q तक की लंबाई, ये सदैव बराबर होती है। महत्वपूर्ण बात, ये क्या होती है? सदैव बराबर होती है। मतलब आप बोलेंगे कि TP बराबर से TQ होता है। कब? सदैव, हर एक बार। ऐसा नहीं कि कभी किसी में हो गया किसी में नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये सदैव क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तो दोनों 10 सेंटीमीटर बराबर होगी। अब ध्यान देना, इधर महत्वपूर्ण बात और है।
कौन सी? यदि ये स्पर्श बिंदु को इस वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए, वृत्त के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो सदैव ये क्या होती है? लंब होता है। ये क्या होती है? लंब होता है, मतलब 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ये गुण आपको मालूम होना चाहिए और लगभग हर प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कोण TPO, कोण TPO बराबर इसे कोण TQO बराबर इसे क्या होगा? 90 अंश। ऐसा भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए TP जो है ना, TP, इस पर OP लंब है। OP लंब है किस पर? TP पर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। OP ये वाला जो त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। ठीक है, कहां पर? इस बिंदु पर। तथा सेम इसी प्रकार से QO या OQ बोल सकते हैं, OQ लंब होगा किस पर? TQ पर। ये लंब का चिन्ह है। ये एक रेखा है, उस पर ये ऐसा, देखिए ना, ये 90 अंश का कोण है, तो लंब का चिन्ह ऐसा होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ऐसा। तो इतनी बातें मालूम हो गई। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण और प्रॉपर्टी जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए, इस गुण को समझ लीजिए आप। मान लिया जाए कि आपके पास में एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है और ये क्या है? वृत्त का व्यास है। एक मिनट, ये क्या है? वृत्त का व्यास है। देखिए आपको मालूम है वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, 2 टुकड़े बराबरी के कर देता है। अगर यहां से मैं कैंची चलाऊंगा तो 2 बराबरी के टुकड़े हो जाएंगे। अब वृत्त पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु हो, अगर मान लिया जाए मेरे पास में यहां पर कोई बिंदु है, कहां पर? वृत्त पर, और इसको मिला दिया जाए तो ये हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। कहीं पर भी वो बिंदु, चाहे यहां पर हो, देखिए यहां पर मिला दूं मैं तो ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर मिला दूं, ये भी 90 अंश का कोण। बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये, बहुत काम का गुण है ये भी 90 अंश। अरे कहीं पर भी बना लो, हमेशा 90 अंश। व्यास के साथ में बनाना है, लेकिन है किसके साथ बनाना है? व्यास के साथ। तो इसको बोला जाता है अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। समझ में आई बात? ये अर्धवृत्त में बनाया ना कोण, तो ये हमेशा क्या रहेगा? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 अंश। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या क्या याद रहेगी? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये कहां पर जरूरत पड़ेगी? देखिए ना, ये जो लाल वाला वृत्त है उसका ये क्या है? व्यास है, और ये हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जब भी इसको 90 अंश का कोण बताना है तो आपको ये वाला नियम लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला भी नियम काम का है, अरे सारे काम के हैं, लेकिन ये वाला भी नियम ज़्यादा काम करेगा। आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या इस पर क्या होती है? लंब होती है। देखिए ना, इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है, तो ये इस पर लंब होती है। आई बात समझ में? तो एक नियम ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? अब
इतनी इतनी बातें नोट कर लो। और ये वाला भी एक इसमें पॉइंट बन रहा। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 और ये, ठीक, ये 6 पॉइंट लिख लो और ये डायग्राम बना लो। अब देखिए आगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। आपको जब एक्सरसाइज हल करेंगे तो वहाँ पर कुछ कोणों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? 60 अंश की, 120 अंश की, 90 अंश की, हाँ 30 अंश की, ठीक है। ये इतना बता देता हूँ मैं, इसके आधार पर बहुत सारे कोण और भी बन जाते हैं जो कि हमने 9th क्लास में किए। कभी भी यदि मान लिया जाए आपके पास में एक रेखाखंड है, देखिए ध्यान देना इधर, आपके पास में एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, और आपको प्रकार की सहायता से 60 अंश या 120 अंश या 45 अंश या 90 अंश या 30 अंश या 15 अंश या 7.5 अंश, बहुत सारे है, 105 अंश, ये इनमें से कोई कोण अगर बनाना है तो कैसे बनाया जाता है? सबसे आसान है 60 अंश का कोण बनाना, 120 अंश का कोण बनाना। आसान मतलब जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। आप क्या करिए, कितना भी प्रकार फैलाइए, इतना फैलाओ इतना फैलाओ, लेकिन इतना ज़्यादा मत फैलाओ कि ताकि बहुत बड़ा यहाँ पर कोण बनाते बनाते बहुत ज़्यादा माथापच्ची करना पड़े। मैंने क्या किया, इतना प्रकार को फैलाया। अब एक बार फैला दिया ना, अब निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। और इसी रेखा, जिधर की ओर रेखा है उधर से एक चाप काटना है, इस प्रकार से काट दिया, कम ज़्यादा नहीं करना है अब। और यही प्रकार को उठाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना वहाँ पर रखना है। देखना फिर से और एक बार, एक रेखाखंड था, रेखाखंड से हमने क्या किया, एक चाप काटा, कितना फैलाया, कितना भी फैलाओ, इससे कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ, ये इतना फैलाया मैंने, और एक चाप कट किया इस प्रकार से। क्लियर हो गई बात। अब प्रकार का साइज अब कम ज़्यादा नहीं करना, पहले कर सकते थे आप, अब नहीं करना है। जहाँ से प्रारंभ किया वहीं पर प्रकार रखना है, और सेम उसी माप का आपको और एक कट लगाना है। यहाँ पर लगा दिया, जहाँ पर कट लगा और आगे जाना है, और एक कट लगाना है, और एक कट लगाना है, जहाँ कट लगा वहीं पर जाना है, और एक कट लगाना है। अब कट लगाने के लिए तो ये तो था ही नहीं हमारे पास में, तो आप क्या करिए, इस चाप को और बढ़ा दो, है ना, इस चाप को और बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया मैंने। समझ में आ गई बात। अब देखना कितना मज़ेदार काम होने वाला है यहाँ पर। यदि आप इसको अगर मिलाते हैं तो ये 60 अंश का कोण बन जाता है। ध्यान रखना, जीवन भर याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं। जब पहले कट को अगर मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। माप के देख लेना, आप जरूर माप के देखना, या आप बोलो तो अभी नाप लेते हैं, हमारे पास में चांदा भी है हमारे पास, और अभी नाप लेते हैं। देखना इसको पहले सही रख दूं मैं, हाँ देखिए, एग्जैक्ट 60 अंश का कोण बन गया। 10 20 30 40 50 60, ये 60 है, ये 60 अंश का कोण बन गया। आई बात समझ में। यदि आप इससे मिलाते हैं तो 120 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का? 120 अंश का कोण, ये वाला 120 अंश का है। यदि आप इसको मिलाते हैं तो 180 अंश का कोण बन जाएगा। समझ में आई बात। अरे दिख भी तो रही है आपको, एक सीधी लाइन दिख रही है ना, ये कितना बन जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा। ये 180, ये 120, ये 60, ठीक है। चाहो तो सारे बना दूं क्या मैं? सारे बना देता हूं मैं। देखिए ये हो गया 120 और 120 और ये हो गया 180।
ये हो गया 180। देखिए लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये है 60 अंश का। कहाँ से? यहाँ से ये वाला। मैं अभी उसमें लिखना नहीं चाह रहा हूँ। ये वाला हो जाएगा 120 अंश का, ये पूरा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 120 अंश का। और ये हो गया 180 अंश का। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में सीखी थी। ठीक है, फिर भी ज़रूरत है हमें, फिर से सीख लेंगे। मेरे ख्याल से 60 अंश का कैसे बनाना है कोण तो समझ में आ गया। 120 अंश का कैसे बनाना है तो समझ में आ गया। इस लाइन को हटाएंगे तो 120। 180 का कैसे बनाएंगे तो समझ में आ गया। 180 का बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि एक सीधी लाइन खींच दो तो 180 अंश का बन जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ये इसके बीच में कितना है? 60 है, और ये भी तो 60 है कि नहीं? है कि नहीं है 60? तब तो 60 और 60 120 हुआ कि नहीं? अब देखना, मुझे 90 डिग्री चाहिए, तो ये 60 और ये 60 का आधा कर दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा कि नहीं? 30 होगा। ये 60 है और ये 30, 90 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, ये जो कोण है ना, ये इसका आधा कर दो। और याद रखना, जब भी कोण का आधा किया जाता है, जब भी कोण का आधा किया जाता है तो कोण को आधा करने का तरीका देखिए। आप क्या करिए, यहाँ पर लाके एक चाप कट कर दीजिए दोनों कोनों के बीच में। तो ऑलरेडी चाप कट किया हुआ है। जो एक काम करना है कि हमें एक चाप को काटना है, तो कटा हुआ है चाप। फिर इसके बाद आपको ये कटान बिंदु पर रखना है और एक चाप को इधर से काटना है, और फिर दूसरे कटान बिंदु पर रखना है और इसको इधर से कट करना है। कटान कौन सा? ये चाप और ये वाली लाइन, ये चाप और ये वाली लाइन, दोनों का जो कटान बिंदु है ऐसा कट कर देना है और दोनों को मिला देना है। दोनों को मिला देंगे तो ये बन गया 90 अंश का कोण। कहाँ से? यहाँ से 90 अंश का। दिख भी रहा होगा आपको 90 अंश का कोण। अब देखना, 90 का बन गया। 90 का कैसे बनाना है? तो स्वाभाविक सी बात है कि 90 का अगर बनाना है आपको तो एक चाप ऐसा काटना पड़ेगा, ये भी चाप कटेगा, ये भी चाप कटेगा, और यहाँ से और यहाँ से ये कर दिया आपने। इस लाइन को खींचने की जरूरत ही नहीं ना। देखना, एक चाप ऐसा काट दिया और ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, तो आपको ये कटान बिंदु मिल गए, और यही से आपने ऐसा कर दिया तो ये 90 अंश का कोण बन गया डायरेक्ट। अब बनाना है 45 अंश का। कितने का? 45 का। कैसा की जरूरत है अभी जब रचनाएं करेंगे हम। ठीक है, 45 अंश का कैसा बनेगा? तो ये जो 90 है इसी के 2 टुकड़े कर दो बराबरी के। और 2 टुकड़े कैसे किए जाते हैं कोण के? भाई आपको कहाँ से करना है टुकड़े? यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं 90, ये वाला, तो इसके बराबरी के 2 टुकड़े करना है आपको। आधे से ज़्यादा हमने प्रकार फैलाया और एक कट इधर लगा दिया, और यहाँ से रखा और एक कट इधर लगा दिया, ये हो गया। और यहाँ पर रखा तो एक कट यहाँ पर लगा दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दो, ये हो गया 45 अंश का। समझ में आ गई बात? 45। अच्छा, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 90 का बनाना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे इसकी सहायता से। चांदे से तो बना ही सकते अपन, लेकिन चांदा हर जगह काम नहीं आता है, आपको प्रकार की सहायता से बनाते आना चाहिए। अब देखिए कितने सारे कोण बन जाएंगे। ये 45 का भी बन गया। 30 का बनाना है, ये 60 वाले को 2 भाग कर दो बराबरी के, 30 का बन गया। 15 का बनाना है तो 30 को आधा कर दो, 15 बन गया। आधा तो करते आता है। 15 के बाद में 7 सही 1/2 यानी कि 7.5 का बनाना है तो 15 का आधा कर दो। तो इस प्रकार से आप ये सारे कोण बना सकते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा है और अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रश्नावली में। तो आप इतनी बात नोट कर लीजिए, ये कब कब कितने कितने कोण बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी बातें नोट कर लो। इतना डायग्राम अगर बनाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और इसका आधा बनाना है 22.5, तो इसका आधा कर दो। ये 45 है
तो यहाँ पर जो बीच में से जो जाएगा वो 22 सही 1/2, 22.5 हो गया। ठीक, ऐसा। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई और इन सब की ज़रूरत है, इसका रिवीजन करना है और इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके प्रश्नों को हल करने की हम कोशिश करते और आपके पास में रचना 11.3 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। हमें एक वृत्त जिसका केंद्र वो है तथा इसके बाहर कोई बिंदु P दिए हुए है, हमें P से वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। एक साथ क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। हमें एक बात तो ये बोली है कि एक वृत्त है। देखिए, एक वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु स्थित है, मतलब वृत्त तो बनाना है ना। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है ये आपको नहीं मालूम, दी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी मर्जी है उतने त्रिज्या का एक वृत्त खींच दो। यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को, आपको जितनी ज़रूरत है उतना। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि रचना कैसे लिखेंगे ये भी बात मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। वृत्त खींच दिया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए आप। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, कितने दूरी पर है तो मुझे नहीं मालूम कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है तो मुझे नहीं मालूम कितने दूरी पर है। मैंने ऐसे रफ कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया, ये वाला बिंदु ले लिया बाहर की ओर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा। मैंने एक बार पढ़ा तो कुछ ऐसा मुझे समझ में आया कि एक वृत्त बनाना है और एक बिंदु बाहर बनाना है, वृत्त के बाहर बनाना है। फिर से पढ़ूंगा क्वेश्चन। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, ये बाहर स्थित है, यहां से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। यहां से आपको स्पर्श रेखाएं ऐसी बनाना है, ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन। अब ये वाला बिंदु आपको मालूम ही नहीं है कि किससे मिलाऊं मैं, तो एग्जैक्ट सही बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रेखा देखिए ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पर्श कर रही है। अरे मैं थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दूंगा तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्पर्श कर रही है, जबकि मैंने स्थिति बदल दी उसकी, तो गड़बड़ है ना। तो आपको जब तक एग्जैक्ट ये वाले बिंदु पता नहीं चलेंगे तब तक स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, करना है, रचना करना है। ठीक है, हमें एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है वो है, इसका मतलब दिया है इसलिए आपको वो ही बनाना है। क्लियर? तथा इसके बाहर कोई बिंदु P है, इनके नाम दिए हैं ना क्वेश्चन में, दिए है तो फिर कंपलसरी है वही नाम देना है आपको। बाहर का बिंदु का नाम क्या है? P है। हमें P से वृत्त के दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है, यहां से दो स्पर्श रेखा खींचनी है बस। मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत काम कम ज़्यादा मिल सकता है। ठीक, देखना आप। अब देखना, सबसे पहला काम, वृत्त के केंद्र को बाहर के बिंदु से मिला दो। मिला दिया, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। क्या किया? वृत्त किया और दोनों को मिला दिया। हमेशा आपको क्या करना है, ये बिंदु ज्ञात करने के लिए इसको, इस लाइन को समद्विभाजित करना है, यानी बराबरी के दो टुकड़े बनाना है। बराबरी के दो टुकड़े बनाना है और इसके बराबरी के दो भाग लंब समद्विभाजक बनाने के लिए जितनी बड़ी लाइन है आधे से ज़्यादा फैलाओ इसको। कितना ज़्यादा? आधा लगभग इतना है, पेंसिल ऐसा नहीं कि आप स्केल से नापते बैठ रहे हो उसको, अरे एक अंदाजे से इतना आधा है, इतना फैला लो, इतना फैला लो, इतना फैला लो, इतना फैला लो, एकदम बिल्कुल किनारे पर ही मत करो, नहीं तो ये दूर, काम इसमें भी होगा लेकिन दूर काटेगा वो, बहुत बड़ा फिर पेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आधे से ज़्यादा, बस ये आधे से ज़्यादा हमें लग रहा अंदाजे से। ऊपर की ओर चाप काटो
और उसी माप का नीचे की ओर चाप काटो। प्रकार को हिलाना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना है, बस ये बात याद रखना। यहाँ से भी नीचे की ओर काटो, ऊपर की ओर काटो, लेकिन कटान बिंदु स्पष्ट नहीं मिला, इसलिए फिर से वापस इस पर जाओ और इसको थोड़ा सा लंबा ले लो ताकि कटान बिंदु मिल जाए। बस ये याद रहे कि प्रकार हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से दोनों दूरी और यहाँ से भी दोनों दूरी बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया। अब दोनों जो कटान बिंदु है, दोनों कटान बिंदु है उसको स्केल की सहायता से मिला दो। देखिए स्केल की सहायता से मिला दो। ये मैंने स्केल की सहायता से दोनों को मिला दिया। आप चाहो तो इसको डैश डैश के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये डैश डैश से मैंने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। इस रेखा को जहां पर भी काटेगा, इस बिंदु पर काटा है, ठीक, वहां पर इसकी नोक रखो प्रकार की, और इस प्रकार को फैलाओ कितना, पी तक। पी तक फैलाओ या तो फिर वो तक फैलाओ। अरे भाई ये और ये तो बराबर ही है ना, इधर फैलाओ चाहे इधर फैलाओ, दोनों तो बराबर ही है। ये व्रत का केंद्र होगा, यहां से आपको एक व्रत खींचना है। ये खींच दिया मैंने व्रत। देखिए सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। व्रत का जो कटान बिंदु है, दोनों व्रतों का कटान बिंदु, इसका नाम दे दो पी, तो हो गया। यस और टी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यस और टी दे दिया मैंने, या 100 दे दिया, या ये भी दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब P को यस से मिला दो, P को यस से मिला दो, ये मिला दिया। अब बिंदु मिल गया तो बड़े स्पष्ट मिला दिया ना हमने। P को यस से मिला दिया और इसी को P को ही किससे मिलाते, T से मिला देते। बस ये हो गए स्पर्श रेखा है। कौन सी पी एस और पी टी, पी टी और पी एस। ये हो गया काम। इतना ही काम करना है हर क्वेश्चन में लगभग। थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब अगर मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं उदाहरण मान लेता हूं कि 6 नंबर का पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसके 3 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े करो, 3। ये 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। किस पर, ये वाला होता है रचना पर। रचना का मतलब कंस्ट्रक्शन, जो आपने काम किया यहाँ पर, इस पर 2 नंबर। सही है, 2 नंबर मिलेंगे। इस पर होते हैं किस पर, कैसे काम किया, रचना के पद या चरण, रचना के चरण, स्टेप्स, इसकी स्टेप्स, क्या क्या काम किया आपने, इस पर 2 नंबर। और फिर उसके बाद में औचित्य। औचित्य मतलब इसका कारण। अरे भाई ये स्पर्श रेखा तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे कि ये स्पर्श रेखा है, ये कारण प्रूफ करना है आपको, तो उस पर 2 नंबर। यदि आपने ये चित्र बनाया तो 2 नंबर गारंटेड है। चरण लिखे तो इसके भी 2 नंबर है। औचित्य नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर खत्म। अगर मान लिया जाए कि आपने चरण भी लिख दिए और औचित्य भी लिखा, तो फिर आपको कितने नंबर मिलना चाहिए, 4 नंबर, 0 नंबर। अरे इस पर 2 नंबर है, इस पर 2 नंबर है, तो 0 कहाँ से मिल गए भाई। आपने अगर मान लिया जाए कि चरण भी लिख दिए, औचित्य भी लिख दिया और रचना नहीं की, तो 0 नंबर। क्यों 0 नंबर, इसका मतलब आपने नकल मारी है। अरे भाई क्या क्या काम किया, उसके वो काम बता दिया, सामने वाले बच्चे से नकल मार दी आपने, है ना। क्यों, क्योंकि उसने बराबर पी टी एस और ये सब बनाया ना, तो उसने बताया कि पी ये है, क्यू ये है और ये है वो है। तो इसमें क्या होता है कि तीनों स्टेप बाय स्टेप सही होना चाहिए आपका। इसका नाम ओ डेज दे देता हूँ मैं, जो केंद्र था। अब देखिए चरण कैसे लिखना है।
मैं यहाँ पर चरण बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना और जैसा यहाँ पर है वैसे ही लिखना आपको। बस नाम बदल सकते, यस के जगह पी ले लो, क्यू ले लो, इसका नाम और कुछ हो सकता है, इसका नाम कुछ हो सकता है, लेकिन स्टेप्स वही रहेगी हमेशा। रचना के पद या चरण, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। करना क्या है, जो काम आपने पहले किया उसको पहले लिखना, बाद में किया वो बाद में लिखना है। मतलब जैसा जैसा आपने काम किया वैसा वैसा लिखना है। सबसे पहले क्या किया आपने, एक व्रत बनाया जिसका केंद्र क्या है, वो है व्रत। एक व्रत बनाया जिसका केंद्र क्या है, केंद्र वो है, तथा बाह्य व्रत का बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब बाहर, बिंदु कौन है, पी है। समझ में आ गई बात। व्रत का एक केंद्र और बाहर क्या है, एक बिंदु पी है। अच्छा, दूसरा काम क्या किया हमने, पी और ओ को मिला दिया, ठीक है ना। पी ओ को मिलाएंगे, मिलाने के पश्चात इसका लंब समद्विभाजक किया। क्या किया, पी ओ का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचा, जो पी ओ को कहाँ पर काटता है, ओ डेश पर प्रतिच्छेद करता है, ओ डेश को पर प्रतिच्छेद करता है। अरे जो जो किया वही काम करना है ना, प्रतिच्छेद करता है, रटना थोड़ी है, करता है। बात समझ में आ गई। ये ओ डेश पर प्रतिच्छेद किया। फिर उसके बाद क्या किया, ओ डेश को ओ के बराबर प्रकार फैला के एक वृत्त खींचा। मतलब ओ डेश की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तीसरा, ओ डेश को केंद्र मानकर, इसको केंद्र माना ना हमने, और मानकर ओ डेश त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, चलिए वृत्त खींचा। इस वृत्त ने पुराने वृत्त को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यस और टी पर प्रतिच्छेद किया, खींचा, जिसने दिए गए वृत्त को याद रखना। ये वाला वृत्त दिया गया है आपको, बोला ना कि एक वृत्त खींचिए, तो ये दिया गया है, ये तो रचना है। तो दिए गए वृत्त को कहाँ पर, वृत्त को यस तथा टी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बस चौथा काम, P को S से तथा P को T से मिला दिया, और यही क्या हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है ना, P को PT व PS, यस है ना इधर, हाँ, PT और PS को मिलाया, अतः PT व PS दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं होगी। बस यही तो बोला था। तो ये लिखने में समस्या है क्या, जो जो काम किया वही तो लिखना है, क्रमबद्ध लिखना है, पहले जो किया वो फिर वो किया। अच्छा,
जब लंब समद्विभाजक किया तो ये माथापच्ची नहीं करना कि ऊपर आधे से ज़्यादा प्रकार फैलाया, ऊपर चाप काटा, नीचे चाप काटा, दोनों का कटान बिंदु को मिलाया। अरे ये माथापच्ची नहीं, ये क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जो जो काम हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना लिखना है, भैया हमने लंब समद्विभाजक किया, कैसे किया वो खुद आप समझदार है, ठीक है ना। काम कौन सा था, स्पर्श रेखाएं बनाने का, और उसको बनाने के लिए मोटे मोटे तौर पर क्या आपको जरूरत पड़ी, ये आपको मोटे मोटे तौर पर ऐसा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या होगा कि इनके नाम बदल जाएंगे, कभी कभी मैं इसको पी दूंगा, क्यू दूंगा, इसको एस दे दूंगा, तो उस आधार पर आपके नाम ही बदलेंगे, बाकी तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है। ये जो फॉर्मेट है वही है। क्वेश्चन में बोला कि बाह्य बिंदु क्यू है तो आपको क्यू देना है, कोई बाह्य बिंदु टी है तो इसका नाम टी देना है, क्वेश्चन में बोला जाए तो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या प्रमाण है, कैसे गारंटी, क्या गारंटी है कि ये स्पर्श रेखा ही है? गलत भी तो हो सकती है, आपने काम जो किया वो गलत भी तो हो सकता है। तो उसका औचित्य देना है आपको, क्या देना है, औचित्य। देखिए क्या देना है, इसका औचित्य, मतलब जो काम किया उसका वो प्रूफ देना है, उसका प्रमाण देना है, उसका कारण देना है कि क्यों ऐसा है। देखना, ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए, ये लाल वाले वृत्त पर नजर डालिए जरा, ध्यान देना इधर। लाल वाले वृत्त पर नजर डालिए तो क्या ये व्यास है? क्या लाल वाले वृत्त का? आप बोलेंगे कि है, ठीक है, व्यास है ना, व्यास तो है। हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, किसको, इसको और इसको मिला देते हैं। देखिए ध्यान देना इधर, इसको दोनों को मिला दिया मैंने। अब ध्यान देना इधर फिर से, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये व्यास है, ये लाल वाले वृत्त का डायमीटर है ना, हाँ ठीक है। और इस, तो फिर ये आधा वृत्त हो गया ना, इधर ऊपर आधा वृत्त हो गया ना, तो ये इधर वृत्त पर अर्धवृत्त का कोण है, ये है कि नहीं है? तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये बात मालूम है। बस यही बात बताना है कि ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 अंश का है। आ गई बात समझ में? आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है कि ये वाला जो कोण है, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो मिला देता हूँ, ये मिला तो पहले ही दिया था हमने, ये मिला दिया। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भैया ये वाला कोण क्या है, 90 अंश का है, लेकिन क्यों, क्यों यहाँ पर बोलेंगे कि ओपी वृत्त, कौन सा वृत्त, ओडेस, वृत्त ओडेस का मतलब ये लाल वाला जिसका केंद्र ओडेस है का व्यास है, तथा पी एस ओ, ये क्या है, अर्धवृत्त का कोण है, पी एस ओ, कोण पी एस ओ बराबर से 90 अंश। क्यों 90 अंश है भाई, ये वाला 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहां पर लिखो अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्लियर? सारे क्वेश्चन में लिखना है ऐसा, एग्जैक्ट ऐसी, बस ये नाम चेंज हो सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट वैसी। देखना फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक वृत्त है, अगर मैंने ये व्यास बना दिया, अब कहीं पर भी आप अगर इस प्रकार से त्रिभुज बनाते तो ये कोण 90 डिग्री का ही होगा। तो यही तो बोल रहा हूं मैं कि ये एक वृत्त है, इसका ये व्यास है, इसके अंदर मैंने यहां पर कोण बनाया तो 90 डिग्री का होगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आपको पता चल गया ना ये कि 90 अंश का कोण है। अब पुनः वृत्त जिसका केंद्र कौन है, वो है ये वो। इस वृत्त के लिए देखना, ओ एस क्या है, त्रिज्या है, ओ एस त्रिज्या है,
ओ एस क्या है, वृत्त बराबर से वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। और ये जो रेखा है पी एस, ओ एस जो है वो क्या है, पी एस पर लंब है। ये जो रेखा है ना ये वाली, इस पर ये क्या है, लंब है क्या? हाँ है ना, लंब है ना। तो लंब कब होता है, लंब कब होता है? जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक वृत्त है और एक रेखा है और इसका ये केंद्र है, ये त्रिज्या, इस पर लंब कब होती है? जब ये स्पर्श रेखा होती है। ये पहले पता चल गया आपको, ये पहले नियम के अनुसार कि ये 90 अंश का है, और दूसरे के हिसाब से पता चला कि ये जो त्रिज्या है इस पर क्या लंब है, हैं? लंब है। तब पी एस जो होगी, पी एस क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक बार बताया इधर की ओर, अरे वही कहानी तो इधर भी बनेगी, इसको मिला दिया तो यार 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये भी तो स्पर्श रेखा होगा। इसी प्रकार पीटी भी स्पर्श रेखा होगी। बस हो गया काम। एक बार फिर से शार्ट में समझना, सिंपल सी बात है कि दो नियम लगते हैं इसमें। एक वृत्त है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, घुमा फिरा के इस वृत्त के हिसाब से बता दिया कि भैया ये क्या 90 अंश का कोण है। दूसरा नियम आपको मालूम है कि जब वृत्त का केंद्र है और जहाँ पर ये वृत्त का ये केंद्र है और ये क्या है, त्रिज्या है, जहाँ पर त्रिज्या है वहाँ पर अगर कोई रेखा स्पर्श करती है तो ये 90 अंश का कोण गारंटेड है। तो ये अपना कोण तो पहले ही 90 अंश का बन गया था कि नहीं? तो इस आधार पर बोल सकते हैं कि क्योंकि हमें ये तो नहीं मालूम था कि ये स्पर्श रेखा है, तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि ये 90 अंश का कोण है इसलिए ये स्पर्श रेखा है। आई बात समझ में? तो ये स्पर्श रेखा है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हमने किस आधार पर बोला कि ये 90 अंश का कोण है इसलिए ये स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कारण क्या बोलेंगे, चूंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तथा ये इधर लिख रहा हूं मैं, स्पर्श बिंदु पर वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। बस हो गया काम। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये दो नियम लगना है बस केवल। आप इसको नोट कर लो, पहले डायग्राम बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाना, कंपास बॉक्स से लेना, प्रकार और स्केल की सहायता से बनाना, जैसा मैंने बनाया वैसे ही बनाना। कोई अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्स करना वीडियो को। अच्छा, उसके बाद में रचना के चरण हो गए और फिर उसके बाद में उसका औचित्य लिखना है, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्नावली।